ये हैं कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई। और मेरा सवाल ये है कि आखिर 2025 में इन्हें ये क्यों बोलना पड़ गया कि मैं भारतीय हूँ, मैं चीन से नहीं आया हूँ। क्या आज से पहले नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडियंस नहीं थे, या फिर कुछ लोग उन्हें इंडियंस मानते ही नहीं? अगर मानते हैं तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक इलेक्टेड एमपी को पब्लिकली क्लैरिफाई करना पड़ा? अब यहाँ बात बहुत समझने वाली है कि अगर एक एमपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है कि हम इंडियंस हैं, चाइनीज नहीं, तो जरूर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आज ये कोई अकेला स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे और भी शॉकिंग फैक्ट्स हैं जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। You know, they said chinky, chinky, chinky. तुम लोग Then do you really consider yourself as an Indian? I do, but I'm not sure other people do. ना नेपाल से है, ना हम चाइना से हैं, हम इंडिया से हैं और हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे रहता है। कितना दूर आपका गांव चाइना से? देखा जाए तो ये एक पैटर्न है जो कई सालों से चला आ रहा है। एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जिसके बारे में शायद लोग बात नहीं करते हैं। शायद यही एक रीजन है कि आज आजादी के इतने सालों बाद भी हमें बताना पड़ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इंडियंस हैं। कितने इंडियंस को नॉर्थ ईस्ट के लोगों की देशभक्ति के बारे में कोई अंदाजा तक नहीं है। वो लोग जिनका इंडिया में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जिनके पूर्वज इस देश के लिए अपनी जान दे के चले गए, और वही नॉर्थ ईस्ट इंडियंस जो आज भी बॉर्डर पर हमारे देश को डिफेंड कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से कॉन्टिन्यूअस खबरें सुनने को मिलती हैं कि किसी को चाइनीज बुलाया गया, किसी के साथ बदतमीजी करी गई, पुलिस वाले केस को लाइटली ले रहे हैं। A group of people allegedly made derogatory remarks calling them चाइना का माल। और सबसे इम्पोर्टेंट 2014 से लेकर अब तक कमेटी बनने के बावजूद नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ रेसिज्म होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ रेसिज्म के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। When मैं आपको जब बता रही हूँ कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैं अरुणाचल से हूँ, तब आपको मुझे नहीं क्वेश्चन करना चाहिए। हम लोग को अरुणाचली लोगों को चाइनीज वाइनीज चिंकी उंकी जैसे परस सिंह वाला कहानी जैसा ही है। मतलब ये वीडियो कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर इस प्रॉब्लम को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एंड तक देखना, आज बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के बारे में। शुरू करते हैं। नौ दिसंबर 2025 देहरादून के सेलाकुई एरिया में रोज की तरह दिन शुरू होता है। एक स्टूडेंट एंजल चेकमा और उसका छोटा भाई माइकल मार्केट में आते हैं ग्रोसरीज लेने। अब वहीं मार्केट में ही कुछ लड़के उन्हें चाइनीज, नेपाली, मोमोज, चिंकी ये सब बुलाने लग जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप इसी देश के हो और आपको कोई इस तरीके से बोले तो कितना बुरा लगेगा आपको। एंजल चेकमा उन्हें रोकता है और बोलता है कि हम चाइनीज नहीं हैं, हम इंडियंस हैं। छोटे भाई माइकल को रॉड से मारते हैं और एंजल चेकमा के ऊपर नाइफ से हमला होता है और उसी हमले में उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाती है। मैं अपना कन्फेस करके भैया क्या वो गाली क्यों दे रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। अटैक के बाद ये लड़के तो भाग गए और लोगों ने तुरंत एंजल चेकमा को आईसीयू में एडमिट कराया। छोटे भाई ने फादर तरुण चेकमा को कॉल किया, जो कि एक बीएसएफ के जवान हैं। वो फटाफट देहरादून पहुंचते हैं और आईसीयू में अपने बेटे की वो हालत देखकर पुलिस के पास जाते हैं एफआईआर लिखवाने, और पुलिस उन्हें छोटा मोटा मैटर बोल करके एफआईआर लिखने से ही मना कर देती है। यह अटैक हुआ था एंजल के ऊपर 9 दिसंबर को। उसके बाद में वहां के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। प्रोटेस्ट के बाद दबाव बनाया गया, तब जाकर के एफआईआर लिखी गई। पर सबसे सैड बात क्या, 26 दिसंबर यानी अटैक के 17 दिन बाद एंजल चेकमा इस दुनिया को छोड़ देता है। फिर 26 को सुबह कॉल आता है कि हॉस्पिटल में आ जाओ करके, पर जब गया फिर पापा मेरे को कॉल करता है कि भैया नहीं रहा करके। एक 24 साल का लड़का, एमबीए स्टूडेंट, बीएसएफ जवान का बेटा सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने अपनी नेशनैलिटी इंडियन बताई। अब इससे भी शॉकिंग बात यह है कि देहरादून के एसएसपी अजय सिंह जी ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें वो क्या बोल रहे हैं ये आप खुद सुन लो। अभी तक की मेरी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की है उसमें कहीं भी ऐसी रेशियल टिप्पणी जानबूझ के करना नहीं है। एक ग्रुप द्वारा आपसी मजाक में क्या कहेंगे जोक्स को क्रैक किया जा रहा था। मतलब इनके हिसाब से नाइफ अटैक भी मजाक हो सकता है, किसी की जान जाना भी मजाक हो सकता है। इनसे ये पूछना चाहिए कि फिर रेसिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। और मैं ये बात बता दूं, ये सिर्फ देहरादून की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है। कितने ऐसे केसेस में
पुलिस का यही रवैया सामने आता है जहां पर पुलिस के एंड से एक्शन ही नहीं है। आप थोड़ा पीछे जाओ, 29 जनवरी 2014 दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट। नीदू तानिया एक 20 साल का लड़का, अरुणाचल प्रदेश के एमएलए का बेटा। वो एक स्वीट शॉप पे जाता है एक एड्रेस पूछने के लिए, पर वो शॉपकीपर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है उसका हेयर स्टाइल देख करके। बात यहाँ भी नहीं रुकती है, भद्दे भद्दे कमेंट्स करता है और जब नीदू आवाज उठाता है तो उसको बेरहमी से मारता है। पुलिस बाद में आती भी है पर करती क्या है, कॉम्प्रोमाइज करवा करके दोनों साइड को घर भेज देती है। और अगले ही दिन नीदू की बॉडी मिलती है, लंग एंड ब्रेन इंजरी से उसकी जान चली जाती है। फिर वही सब होने लगा, नेता लोग आए, हैशटैग जस्टिस फॉर नीदू ट्रेंड करने लगा, गवर्नमेंट की नजर में मुद्दा आया। गवर्नमेंट ने बेस बरुआ कमेटी बना दी जिसमें एमपी बेस बरुआ को हेड बनाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब जुलाई 2014 में ही बेस बरुआ कमेटी ने 80 पेजेस की एक रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने 800 से ज्यादा लोगों से बात की, सारे प्रॉब्लम्स को डॉक्यूमेंट किया, डेली डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्बल एब्यूज और पुलिस एपैथी से रिलेटेड केसेस। और फिर इसके बाद रिकमेंडेशन दी कि आईपीसी में सेक्शन 153C और 509A ऐड करो रेसिस्ट क्राइम्स के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाओ, मेट्रो सिटीज में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल पुलिस यूनिट्स बनाओ, स्कूल सिलेबस में नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री ऐड करो एंड पुलिस को सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग दो। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, 12 साल हो गए उस रिपोर्ट को, आज भी सेक्शन 153C पेंडिंग पड़ा हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कभी बने ही नहीं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ आया ही नहीं, और पुलिस ट्रेनिंग बस नाम की रही जिसका रिजल्ट आज हमें एंजल चेकमा के केस में ऑलरेडी दिख गया। इसमें आप बस एक पैटर्न को समझो, 2014 में नीदू की जान गई तो एक कमेटी बनी, 2020 में 22 डॉक्यूमेंटेड केस हुए 6 हफ्तों में, और आज एंजल चेकमा की जान गई पर फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। कमेटी बनाएंगे, हल्ला हंगामा होगा, ट्रेंड करेगा कुछ टाइम पे और उसके बाद सब शांत हो जाएगा। दिल्ली में मणिपुर की एक लेडी को कोरोना बुलाया गया और उसके मुंह पे थूक दिया गया। कोलकाता में स्टूडेंट के घर पे मॉब अटैक कर दिया गया। हैदराबाद में तो नॉर्थ ईस्ट लोगों की एक स्टोर में एंट्री डिनाई कर दी। मैसूर में नागालैंड के एक स्टूडेंट को ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाने नहीं दिया, आधार कार्ड दिखाने के बाद भी। आप ये वीडियो देखो उन लोगों को और आप सोचो अगर आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता। Why can't you accept us? We need a groceries like you, like as a human being. Even though we are Indians, we are a human beings like you guys. इनफैक्ट टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में भी यही हाल चल रहा था। मतलब कोविड आया तो लोगों ने हमारे देश के लोगों को ही चाइनीज मान लिया। और इस पे गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्ड किया, 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एडवाइजरी जारी करी, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हैरास मत करो। बस कोई एनफोर्समेंट नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सिर्फ कागज पे शब्द छाप दिए गए। आप सोचो उस वक्त पे जब इंडिया को सबसे ज्यादा यूनिटी चाहिए थी, इतना बुरा हाल चल रहा था, तब भी हमारे ही देश के लोगों को लोग चाइनीज बुला करके वायरस फैलाने वाला ट्रीट कर रहे थे। हम इंडिया की आज़ादी की बात करते हैं तो एक से एक फ्रीडम फाइटर्स हमारे दिमाग में आते हैं और हम उनका नाम लेते हैं। अभी 26 जनवरी गया है, हमने सबके बारे में सुन रखा है, पर शायद ही कुछ लोग जानते होंगे नॉर्थ ईस्ट के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। खैर, जिन लोगों के खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनका इस देश में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों को ये पता ही नहीं है। ये थी रानी गैडिलियो। इन्होंने 13 साल की उम्र में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये आवाज उठाने के लिए उन्हें 16 साल की उम्र में ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया था, यानी कि उम्र कैद। जवाहरलाल नेहरू जब उनसे मिलने गए थे जेल के अंदर, तब उनसे मिलकर उन्होंने उन्हें रानी का टाइटल दिया था। ऐसे ही हैं कनकलता बरुआ और भोगेश्वरी फुकानी, 17-18 साल की दो लड़कियां जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में देश का तिरंगा लेकर निकली थी। क्या हुआ, देश के लिए बलिदान दे गई, ब्रिटिशर्स ने गोली मार दी। वीर तिकेंद्रजीत सिंह जो कि मणिपुर के लॉयन कहलाते थे, ये भी एंग्लो मणिपुर वॉर में शहीद हुए थे। और इन सब के अलावा यू कियांग निंगबा, कुशाल कुंवर और ऐसे और कितने नाम हैं जो आजादी के लिए शहीद हुए, पर कितने ही लोगों को पता है उनके बारे में। और ये तो मैंने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स की बात करी, आप हर वक्त को उठा करके देख लो। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जब जापान ने इंडिया के ऊपर हमला किया बर्मा के थ्रू, तब भी नॉर्थ ईस्ट की ज़मीन खून में लथपथ हो गई थी, बट फिर भी नॉर्थ ईस्ट के लोग जो थे वो डरे नहीं। आज के टाइम में आप
हमारी इंडियन आर्मी को उठा करके देख लो कि कितने नॉर्थ ईस्ट इंडियंस का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आर्मी के अंदर। अभी एंजल चकमा के साथ जो हुआ, उनके फादर तरुण चकमा बीएसएफ के जवान हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कहाँ ड्यूटी करते हैं? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर। देश सेवा करके हमारा बच्चा सुरक्षित नहीं है, मतलब हम क्या करें। आसाम राइफल्स, पैरामिलिट्री फोर्स, चाइना बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, आप किसी भी बॉर्डर पे जाओ आपको नॉर्थ ईस्ट के लोग मिलेंगे ही मिलेंगे आर्मी के अंदर। पर आज इसी देश के कुछ लोग किस लेवल पे आ चुके हैं, मेंटली इतने सिक हो गए हैं। आप सोचो, जिनका फादर बॉर्डर के ऊपर देश के लिए लड़ रहा है, उनके ही बेटे को यहाँ चाइनीज बोल करके लोगों ने मार डाला। इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? आप बस सोचो, नॉर्थ ईस्ट ने देश को क्या नहीं दिया है। फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं, आर्मी सोल्जर्स दिए हैं, एथलीट्स दिए हैं, वर्कर्स दिए हैं, और बदले में हम उन्हें क्या दे रहे हैं? आप सवाल करो खुद से। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में 54% नॉर्थ ईस्ट लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इनफैक्ट 10 में से 7 लोगों ने खुद को अनसेफ बताया है, और वुमेन के केस में वो 67% डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपने ही देश में घर ढूंढने के लिए डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। लैंडलॉर्ड्स घर देने से मना कर रहे हैं, जबकि उनके पास में इसी देश की सिटीजनशिप, पासपोर्ट, वोटिंग राइट्स, इवन सब कुछ है, पर घर नहीं देंगे क्योंकि चेहरा अलग है। और ये सब मैं बता रहा हूँ, ये तो हमारी आम जनता फेस कर रही है। पॉलिटिशियंस भी इससे बचे नहीं है। मतलब एक एमपी कैमरे के सामने आकर के क्लैरिफाई कर रहा है। आप ये सोचो, जब हम एक बार आगरा गए तो गार्ड ने हमसे पूछा कि आप कहाँ के हो, आप हमें अपना पासपोर्ट दिखाओ। 2014 में बेसबरुआ कमेटी बनी थी, 12 साल हो गए हैं उस कमेटी को। इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे सेक्शन 153C 509A आज भी पेंडिंग है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2015 से आज तक फंसे हुए हैं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, फिर भी यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने 2018 में क्लेम किया मोस्ट रिकमेंडेशंस आर इम्प्लीमेंटेड। पर फिर क्या हुआ? 2025 में एंजल चकमा का केस आया सामने, और वही एक जीता जागता प्रूफ है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। 2017 में एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनी थी बेसबरुआ कमेटी को ट्रैक करने के लिए, पर उसमें भी बस मीटिंग पे मीटिंग होती रही, आउटकम क्या निकला कुछ पता नहीं। और तो और इंडिया ने 1968 में ही ICERD अप्रूव किया था। ये कन्वेंशन कहता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करो और प्रॉपर लॉज बनाओ। आज 58 इयर्स हो गए हैं इंडिया को उस कन्वेंशन को साइन किए हुए, पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं। उसके मुकाबले में आप बाकी कंट्रीज को देखो, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस, कनाडा, सबने एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क्स बना रखे हैं। इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा लगाने वाले 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाने वाली कंट्री के पास एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज ही नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ये सिर्फ दिल्ली, देहरादून की कहानी नहीं है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, हर जगह नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ये पूरे सिस्टम का फेलियर है, मोरल फेलियर है, पूरी की पूरी सोसाइटी का एक ह्यूमैनिटेरियन फेलियर है। आपको इतना समझना चाहिए कि जब आप अपने ही कंट्री के सिटीजन की आइडेंटिटी को डिनाई कर रहे हो, उनके कंट्रीब्यूशन को डिनाई कर रहे हो, तो आप नेशन बिल्डिंग नहीं कर रहे हो, आप बस डिवीजन क्रिएट कर रहे हो एक नेशन के अंदर। हम इंडियंस हैं, हमारे यहाँ 2000 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं, 1600 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हमारे यहाँ तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा दिया गया है, हमारे यहाँ तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया गया है। आप बस ये जान लो कि 2026 में भी अगर ये प्रूव करना पड़ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडियंस हैं, तो प्रॉब्लम पूरे इंडिया में है। प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल एजुकेशन की है। शायद ही कुछ लोगों को पता होगा वो सारे नामों को जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब आपको क्या लगता है, इंडिया में कभी एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनेगा? मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अवेयरनेस के लिए कि आप ग्राउंड लेवल पे अवेयर हो जाओ, बिकॉज हमारा एक ही एम होता है कि हम इस चैनल से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो बस ये लिखो लास्ट तक देखा। एंड कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना। बहुत सारे लोग चैनल को आजकल देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं शायद, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, पर ऐसे कंटेंट को बनाने में बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपके पास में कोई यूनिक टॉपिक है, आप हमें भेजना चाहते हैं, आप @mahinergy हमारा यूज़र हैंडल है इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ भेज सकते हैं। एक्स के
ऊपर भी हमारा सेम यूज़र हैंडल है, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड येस, थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक देखा इस वीडियो को एंड टाइम दिया, एंड ज़रूर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।